तो आज का ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, द लाइफ इन रिवॉल्यूशन भगत सिंह, अ रेडिकल थिंकर एंड आइडियोलॉग। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके एथिक्स के लिए भी, आपके एसए के लिए भी, जीएस पार्ट के लिए भी, और हिस्ट्री का भी एक पार्ट इसमें कवर होता है। ठीक है, तो इसलिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। भगत सिंह की बेसिकली, भगत सिंह ने जेल में रहते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे थे, आर्टिकल्स के ऊपर है, उन आर्टिकल्स को डिस्कस कर रखा है। भगत सिंह क्या सोचता था बेसिकली, उस चीज के ऊपर बात हो रखी है ये। ठीक है, तो यहाँ इस आर्टिकल को देखो, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ये इन आवर एज, यहाँ से रेडिकल वर्ल्ड व्यू इज ऑफन सिंप्लीफाइड। रेडिकल का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत है उससे हटकर सोचना, लीक से हटकर सोचना, वो रेडिकल थिंकिंग है। तो यहाँ पर रेडिकल थिंकिंग की बात हो रही है। फिर स्लोगनरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि गांधी हैं, अंबेडकर हैं, बोस है, सावरकर हैं, नेहरू हैं, ये सब विक्टिम ऑफ दिस मेलिस, और इन सब के उसके ऊपर बात करते हुए इसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जब इसकी बात हुई थी, आप इससे स्पष्ट कर सकते हो कि उनके पास मौका था, जब उन्होंने असेंबली में बम गिराया था तो उनके पास मौका था भाग जाने का, भाग भी सकते थे, लेकिन भाग के नहीं गए। और उन्होंने बम भी इतनी हल्की उसका था पोटेंसी का कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाई पोटेंसी का बम भी यूज कर सकते थे ताकि उससे डैमेज भी हो जाता, लोग भी मर जाते, लेकिन उनका इरादा केवल क्या था कि बहरी सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, उसके कान खोलना, वो हमें सुने, हमें समझे, उसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था। दिस वॉज हिज मोटिव। और दूसरा ये था कि ऐसा नहीं था कि भगत सिंह को कोई बचा नहीं सकता था। भगत सिंह को बचाने के लिए भी बहुत सारे लोग आगे आए थे। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी, या ये चाहते तो टल सकती थी। लेकिन ये सारे कयास ना जो एक तरफ है, एक तरफ इसलिए है कि मैंने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था कि आदमी को कब मरना चाहिए। मरने पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन किस समय मौत जो है वो सबसे शानदार होती है। तो उस आर्टिकल में मैंने यही डिस्कस किया था, जब आप अपनी लाइफ के प्राइम उस पे होते हो, चरम पे होते हो, जब आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर जब आप पीक पे होते हो, उस समय यदि आप मरते हो तो पूरा वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद तो फिर आपका सारी चीजें, पराक्रम और ये सोच धीरे धीरे मंद पड़नी शुरू हो जाती है। और इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। जितने भी वर्ल्ड क्लास राइटर्स हुए हैं या हुए बहुत छोटी छोटी उम्र में, 40 से 44 के बीच में, 35 से 40 के बीच में वो मर गए हैं, और उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अंदर एक है आपके स्वामी विवेकानंद, एट द एज ऑफ 39 वो गए, और दयानंद जी भी, वो भी लगभग इसी सी एज में गए हैं। एक विद्यार्थी थे, उनका नाम था गुरुदत्त विद्यार्थी। ये जो है गुरुदत्त, ये संस्कृत स्कॉलर थे। ये मात्र 32 साल की उम्र में ही ये एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इन्होंने जो लिखा, इन्होंने जो छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे, वो आज भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। और यदि हम बात करें और स्कॉलर्स की, शंकराचार्य को वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाता है, ठीक है, फिलोसफर माना जाता है। शंकराचार्य भी 32 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ भगत सिंह कह रहा है कि मेरा मेरा मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उन्हें पूछा कि भी तेरे मरने से देश आजाद हो जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि देश आजाद नहीं होगा, लेकिन एक परंपरा पड़ेगी। जब तक हम लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक हमें मरना नहीं आएगा, तब तक हमें जीना भी नहीं आएगा। और फांसी उनने अपनी मर्जी से चुनी थी। चाहते तो फांसी की सजा टल सकती थी। और भगत सिंह ये ऐसा व्यक्ति था पूरे संसार के अंदर, जिस दिन फांसी की सजा अनाउंस हुई उस दिन, और जिस दिन फांसी लगी उस दिन, दोनों दिन का वेट लिया गया था, 4 kg वेट बढ़ा था। वरना कसाब जैसे जो अपराधी होते हैं, इनका वेट घट के छोटा सा रह जाता है। जिसको ये पता लग जाता है कि फांसी, जैसे जैसे दिन फांसी के नजदीक आते हैं, लोगों का वजन घट जाता है। और ये जो बंदा था, ये अलग ही किस्म का बंदा था। और ये कहता, गाना सुना है आपने, तू ना रोना के तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, डोली चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये इस नई एक शक्ति, एक प्रेरणा दी
मेरा रंग दे बसंती चोला और ये जो गाने थे, इंकलाब जिंदाबाद, ये सब भगत सिंह की देन थी। और भगत सिंह ने इस यात्रा को, ये देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, इसके अंदर ज्वाला का काम किया। इसके बाद अलग हिसाब किताब में क्रांतिकारी बढ़ते चले गए। और भगत सिंह को आज भी पूरे वर्ल्ड में कोट किया जाता है। केवल इसलिए नहीं, दूसरी बात इसलिए कोट किया जाता है क्योंकि भगत सिंह एक डिस्टिंग्विश्ड थिंकर थे, अलग हट के सोचते थे। वो हर चीज के बारे में उनकी जो सोच थी वो बहुत गहरी थी, क्योंकि उनने उस समय तक बहुत सारे लोगों को पढ़ा था। रीडर बहुत अच्छे थे वो, निडर थे, निर्भय थे, ये सारी चीजें। और शरारतें भी बहुत करते थे। उनकी यदि बायोग्राफी आपने पढ़ी हो तो ऐसा नहीं था 24 घंटे देशभक्त है तो 24 घंटे देशभक्ति सोचते। दोस्तों के साथ मस्करी करना, उनके साथ शरारतें करना। एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें आते थे कि एक दोस्त है, उसने रूम कमरे पे ले रखा है, उसके पास एक ही चारपाई है और भगत सिंह को नीचे नींद नहीं आती, तो क्या करते, खेल के जाते, पसीने की बदबू आई रहती, तो एक तरफ ये और एक तरफ इनका साथी जिसके घर रुकते, ये दोनों तरफ सो जाते। अब पसीने में इतनी बदबू आती कि वो उठ के बेचारा नीचे सोता और इनको चारपाई पे सोने देता। तो इस तरह की शरारतें उनकी पूरी उसमें रही है। तो भगत सिंह कहते हैं कि जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, जब तक उसकी अपनी एक विचारधारा नहीं होगी, तब तक वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इन्हीं कुछ लेटर्स को यहाँ डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से लेटर है, उनको एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो, पहले उन्होंने बात की है गुरुमुखी की। यहाँ पे द प्रॉब्लम्स ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट। 16-year-old सिंह 16 साल के थे तब उन्होंने बात की थी। तो गुरुमुखी जो थी, ये जो सिखों के दूसरे गुरु थे, कौन से थे दूसरे गुरु इनके? गुरु अंगद साहब, उन्होंने गुरुमुखी दी थी। ठीक है, वहां से चली थी ये। और गुरुमुखी और पंजाबी में थोड़ा सा अंतर है। पंजाबी जो लिखते हैं वो बेसिकली गुरुमुखी में, उसको जैसे हमारे यहाँ हिंदी की क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों ये। तो उसके बाद फिर उसके बाद ये कह रहे हैं विश्व प्रेरणा। आप नीचे आ जाओ, इसके अंदर विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं यूनिवर्सल लव। ये देखो यहाँ पर, इन विश्व प्रेम यूनिवर्सल लव पब्लिश्ड इन नवंबर 1924 सिंह डिक्लेयर्स विश्व बंधुत्व। तो ये क्या कह रहे हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं यहाँ। तो विश्व बंधुत्व, पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार को हम एक परिवार मानते हैं। वो कैसे होगा? दैट विल बी ओनली थ्रू इक्वेलिटी एंड नथिंग एल्स। सीधे सीधे कह दिया इन्होंने कि, और एक और बड़ी बात कह दी इन्होंने, कह दी कि नन विल नीड टू क्राई फॉर ब्रेड व्हेन हंग्री, देयर वुड बी पीस विदाउट पीनल कोड्स। कि ये जो कानून बना रखे हैं, ये कानून किसके लिए बना रखे हैं? कानून उनके लिए बना रखे हैं जिनके पेट, अपराध का जन्म कहाँ से होता है? भूखे पेट से अपराध का जन्म होता है। जब आदमी भूखा है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो चुरा के या छीन के ही खाएगा। वो जीवन तो जीना ही है उसने। तो ये कह रहे हैं जब हम इक्वेलिटी की बात करेंगे, हर आदमी को जब भरपेट भोजन मिलेगा, तो फिर अपराध भी नहीं होंगे। अपराध का मेन जड़ क्या है? व्हाट इज द कॉज? वो लालच वगैरह, ये तो दूसरी चीज है। जो मेन अपराध है वो कहाँ से? भूख से पनपता है, ये इनका मानना है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, ये सब की बात कर रहे हैं यहाँ, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, मजनी की बात कर रहे हैं, गांधी जी, लेनिन, वॉशिंगटन, सावरकर, तिलक, ये मैक्सविनी एज ए मॉडल ऑफ यूथ। क्योंकि ये सब अब इनकी, जिनकी बात करें, महाराणा प्रताप का जीवन कैसा था? महाराणा प्रताप ने हार ही नहीं मानी, जंगलों में रहा, घास की रोटी खाई, किसी भी तरह से करके, लेकिन अपनी निष्ठा को दांव पर नहीं लगाया और अपने संघर्ष को कम नहीं होने दिया। सब कुछ लूटने के बाद भी महाराणा प्रताप उसी तेज से, उसी वेग के साथ अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इसी तरह से ये मजनी है, गांधी जी, लेनिन, इन सब के बारे में पढ़ रखा होगा। तिलक, तिलक की जो, तिलक ने उसमें रहते हुए जो गीता लिखी, गीता प्रबंध तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य, सॉरी, गीता रहस्य लिखा है। गीता प्रबंध तो स्वामी अरविंदो की है, गीता रहस्य इन्होंने लिखी है। गीता रहस्य के अंदर उन्होंने कह रखा है कि गीता है ही नहीं कमजोरों के लिए। किसको सुना रहे हैं? श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सबसे बड़ा उस समय का योद्धा है।
उसको सुना रहे हैं। और श्री कृष्ण सबसे बड़े फिलोसफर है उस टाइम के, योगी हैं, फिलोसफर है। तो एक सबसे बड़ा फिलोसफर सबसे बड़े धनुर्धर को एक बात कहने जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि कमजोर लोगों के लिए नहीं है। तो यहां भी ये बात कर रहे हैं, जब गीता की बात कर रहे हैं तो गीता को पढ़ने वाले भी, अब बहुत सारे भ्रम इससे निकलेंगे इस आर्टिकल से, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इन्होंने बात की है किसकी, कृष्णा इन महाभारत, उनकी भी बात की है। तो कृष्णा ने जैसे इवोक किया था सबको उस चीज की। फिर आगे यहां पर देखो आप, द आर्टिकल कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन, एक आर्टिकल इन्होंने ये लिखा है, कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन। अब ये जर्नलिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं यहां पर। कम्युनल राइट्स जो होते हैं, उस समय हिंदू और मुसलमान के दंगे बहुत होते थे, मेरठ के अंदर यहां अक्सर दंगे हो जाते थे। तो उसके अंदर जर्नलिज्म की आंखें खोलते हुए इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा है कि अखबार का मकसद क्या है। तो यहां सेकंड पैराग्राफ में देखो, द एक्चुअल ड्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर इज टू एजुकेट, टू लिबरेट पीपल फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस, eradicate fundamentalism, and to help in creating a sense of fraternity among people and build a common nationalism in India. But these papers behave in a manner entirely antithetical to their duty, he says. ये कह रहे हैं। तो यहाँ पत्रकार जितने भी समाचार पत्र है, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये थोड़ी समाचार भेज देना खाली, यहाँ दंगा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं है। समाचार का पर्पस होना चाहिए कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधे, राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रेरित करे, भाईचारे की भावना जिससे प्रमोट होती हो। और इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए दंगा भड़क गया, ये है, ये है। अखबार पढ़ के लोग और ज्यादा भड़कते थे। तो अखबार को ऐसी चीजों को इस ढंग से रखना चाहिए कि ताकि इस चीजों से लोग बचे। तो अखबार के पर्पस की जो इन्हें दूसरा आर्टिकल जो दिया है, उसके अंदर किस चीज की बात की है? अखबारों की, कि अखबार को कैसा होना चाहिए। तो अखबार को एक जोड़ने वाला यंत्र होना चाहिए, इट मस्ट बी अ टूल ऑफ बाइंडिंग पीपल, फर्टिनिटी, उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे, इसी के अंदर स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स की बात कर रखी है इन्होंने। ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि यहां इसके अंदर स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स की जब बात कर रहे हैं यहां पर, तो देखो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर स्टूडेंट को भाग नहीं लेना चाहिए, ये जनरल परसेप्शन है। और उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो इशू होता था ना, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है, उसमें ये होता था कि मैं सरकार विरोधी गतिविधियां नहीं करूंगा, ये एक शपथ पत्र देना पड़ता था, तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, अंग्रेज सरकार देती थी। तो वहां भी उनका मानना क्या था कि स्टूडेंट शुड रिमेन अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो यहां भी ये बात कह रखी है, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स की जो आर्टिकल है इनका, ये देखो, एक्सप्लेन हाउ पंजाबी गवर्नमेंट रिक्वायर एस्पायरिंग कॉलेजिएट्स to sign off an undertaking that they will not take part in political activities, उसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, भगत सिंह क्या कह रहे हैं, says that an education which will only equip them for clerical job would be worthless। जो फिर स्टूडेंट होने का फायदा क्या है? स्टूडेंट के अंदर जोश है, जज्बात है, उम्र है, ठीक है, लड़ने की क्षमता है, ये सारी चीज होते हुए आप बाबूगिरी के लिए तैयार किया जा रहा है आपको, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये जो एजुकेशन जो आपको दी जा रही है, एजुकेशन आपकी ब्रेन को खोलनी नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए दी जा रही है। उनका मानना ये था। और ये फिर क्या कहते हैं, दे शुड स्टडी बट एट द सेम टाइम दे शुड एक्वायर द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स टू, एंड व्हेन द नीड अराइजेस दे शुड जंप इनटू द फ्रे एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर नेशन, सिंह स्टेट्स। और उसके बाद कहते हैं कि जरूरत पड़े तो विद्यार्थियों को आंदोलन भी करना चाहिए और आगे बढ़कर समाज का मार्गदर्शन भी करना चाहिए, और जो गलत चीजें हैं उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। उनकी वो नॉलेज है वो इस काम आनी चाहिए, लिबरेट करने के लिए, लोगों को मुक्त करने के लिए, इसलिए नहीं कि गुलाम बने, बाबूगिरी करें। इस चीज की बात कर रहे हैं। और जितनी बड़ी क्रांतियां हुई है उसके अंदर विद्यार्थियों का योगदान बहुत बड़ा रहता है। अब वो मोटिवेटेड कैसी होती है वो बात अलग है। जैसे बांग्लादेश के अंदर अभी जो हुआ है, जो विद्रोह हुआ है सरकार के खिलाफ, वो भी स्टूडेंट्स ने ही किया था बेसिकली, उस पर हम नहीं जा रहे डिटेल्स में। चाइना के अंदर हुआ था, वो भी स्टूडेंट्स ने किया था। यहां जो आरक्षण के विरुद्ध हुआ था वो भी स्टूडेंट्स ने दिया था।
अब बात यह है, यदि उनको गाइडेंस सही मिल जाती है तो सही कॉज के लिए स्टूडेंट्स लड़ेंगे, और मिसगाइड कर दिया स्टूडेंट्स को तो उस कॉज के लिए लड़ेंगे। तो ये तो उनके पीछे जो फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। और आज सबसे दुर्भाग्य ये है कि आज एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है ना, तो उसके लिए 1.5 लाख 2 लाख क्या 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एक चपरासी लगने के लिए। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब एमएलए एमपी के इलेक्शन होते हैं तो 5 6 7 बस, उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे लोग आना ही नहीं चाहते, रिस्क लेना ही नहीं चाहते, अपने लाइफ को, अपने प्रोफेशन को पॉलिटिक्स बनाना ही नहीं चाहते। केवल वो आते हैं जो एक लेवल अचीव कर लेते हैं। पहले आदमी को क्या चाहिए? रोटी पूरी हो जाए, उसके बाद और इनकम आती है तो शौक पूरे करता है, शौक पूरे करने के बाद उसको अपना नाम चाहिए होता है, नाम के बाद उसको पावर चाहिए होती है, और वो पावर उसको पॉलिटिक्स में लेके आती है। समझ गए आप? लेकिन जो व्यक्ति किसके लिए पॉलिटिक्स में आ रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, वो इतना लंबा इंतजार नहीं करेगा। वो स्टूडेंट लाइफ से ही विल एंटर इनटू द पॉलिटिक्स। तो भगत सिंह उसकी वकालत कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, और पॉलिटिक्स में भाग भी लेना चाहिए। यदि यूथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे जाएगा देश। ठीक है, फिर आगे उनका एक आर्टिकल है अनटचेबिलिटी, द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इसमें यहां कह रहे हैं, उन्होंने 2 उदाहरण दिए। रिमेंबर दैट दे वर द बैकबोन ऑफ गुरु गोविंद सिंह आर्मी। शिवाजी वॉज एबल टू अचीव ऑल ही डिड विद योर पार्टिसिपेशन एंड इट मेड हिम फॉर एवर शाइन इन द हिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने यदि भेदभाव किए होते, गुरु गोविंद सिंह ने आर्मी बनाई थी ना, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जब उनके पिताजी को यहाँ दिल्ली के अंदर उनको उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, तो इन्होंने यहाँ आर्मी बनाई थी कि ऐसे तो हम कुर्बानी देते रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने जो आर्मी बनाई थी उसको क्या नाम दिया था? खालसा। क्या थे उसके 5 वो? कृपान, केश, कंघा, कड़ा और कच्छा, ये 5 पहचान होंगी। ठीक है, और उन्होंने कहा था हर घर से एक सैनिक चाहिए चाहिए, हर घर से एक सैनिक आएगा तो ही रक्षा हो पाएगी। उस समय मुगल जो थे उन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ था, हिंदुओं कत्लेआम चल रहा था, और उसको कन्वर्जन बहुत भारी था, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करा रहे थे। तो तुमने बचना है तो हर एक घर से या तो पूरा परिवार मर जाओ, या परिवार से एक आदमी दे दो सेना में, फौज में, मेरी फौज के अंदर खालसा बने और वो इसकी रक्षा करे हिंदुओं की। तो ये था। ऐसे ही शिवाजी थे, वो कहते हैं यदि उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने जब कहा था तो उन्होंने सब उठा लिए थे। तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग निकल के आए थे जो पहले 5 प्यारे जो बने थे, पता हो तो है ध्यान? नहीं, 5 प्यारे जो बने थे ना, उनने उनके जो अनुयायी थे उनमें से बुलाया था। तो अलग अलग कास्ट के थे, उसमें बनिए भी थे, नाई भी थे, तो उन्होंने तो भेदभाव नहीं देखा। ऐसे शिवाजी ने, शिवाजी छोटे से थे, 13 साल के थे जब उन्होंने आर्मी बना ली थी। उस आर्मी में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये होने चाहिए वो होने चाहिए, जो भी आ जाए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ये कह रहे हैं। यदि ऐसा किया तो इनका आज नाम इतिहास में दर्ज है। और जिन्होंने इस चीज को प्रमोट किया उनको बता सकते हो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने ये छुआछूत शुरुआत की? कैन यू नेम एनीबॉडी? या ऐसे किसी व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज है जिसने छुआछूत को बहुत बढ़ाया हो? कभी भी इतिहास ऐसे लोगों को जगह देता ही नहीं है। उन लोगों को देता है जो इन चीजों को खत्म करने की बात करते हैं। सावरकर, गांधी, ये सब बड़े नाम है, अंबेडकर, ये सब बड़े नाम है जिन्होंने इस चीज के लिए कोशिश की थी। ठीक है, आगे इनमें जो भी लेटर दे रखे हैं ना, ये लेटर निकाल के इंटरनेट से पढ़ना पूरी डिटेल में। फिर ये हो गया ना चैलेंज। उसके बाद ये आप देख लो सोशल एजिटेशन, और ये फिर दिसंबर में एक और बात कर रहे हैं, ये एक और लेटर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज रेवोल्यूशन। तो ये कह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन शुड ऑलवेज परमिट द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी सो दैट the reactionary forces may not accumulate to check its external outward march. Old order should change
ऑलवेज एंड एवर यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड द वन गुड ऑर्डर मे नॉट करप्ट द वर्ल्ड। इस सेंस में बात कर रहे हैं। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, ये आपने उसकी पिक्चर देखी होगी भगत सिंह की, तो उसमें वो अदालत के अंदर भी यही नारे लगाते हैं, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो इनकलाब यही है, ठीक है ना, इंग्लिश में यही है। तो कह रहे हैं उसका मकसद क्या होना चाहिए रिवॉल्यूशन का? मानवता का उदय, उसका इंसानियत हो, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं ये। और पुरानी जो चीजें हैं जो इस चीज को तोड़ रही हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है, उनको खत्म करें, जात पात को खत्म करें, ऊंच नीच को खत्म करें, वो सारी होके समानता समाज के अंदर दिखे, इस चीज के लिए क्रांति होनी चाहिए। कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई गुलाम ना बनाए, राज ना करे, सब स्वतंत्र हो, ये सारी बातें इसके अंदर थी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और आर्टिकल इन्होंने 1928 में आया, व्हाट इज अनार्किज्म। Anarchists are against God and religion to begin with because they feel that is the root of mental slavery। क्योंकि मार्क्सिज्म से प्रेरित थे। तो मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म कहता है कि जो भी भूखा है और वो घंटी बजा के सो रहा है कि हमारे तो नसीब ही ऐसे हैं, ईश्वर ने हमें तो रोटी नहीं दी, हमारी तो किस्मत में ही गरीबी लिखी है, ऐसा जो आदमी सोच रहा है वो धर्म की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वो धर्म को गलत तरीके से ले रहा है। वो कह रहे हैं ये जो गरीब है ये भाग्य की वजह से नहीं है, ये गरीब इसलिए हो कि तुम काम नहीं कर रहे, ये गरीब इसलिए हो कि तुम अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे, ये गरीब इसलिए हो कि तुम थोड़ी सी मजदूरी के अंदर खुश हो। जो मालिक है, कैपिटलिस्ट है, वो बहुत सारा निकाल के ले जा रहा है मुनाफा, तुम्हें बिल्कुल थोड़ा दे रहा है, तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें 8 की बजाय 10 घंटे तुमसे काम करा रहा है और तुम्हें इतना भर दे रहा है कि तुम्हारा गुजारा ही हो, और खुद बहुत मोटा प्रॉफिट लेके निकल रहा है। ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहां भी ये चीज कह रहे हैं कि ये जो पुराने जो ख्यालात है, तकियानुसी जो ख्यालात है, पुरानी जो चीजें हैं, जो धर्म का जो रूप है, ये जो हम मान के बैठे, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारी तो किस्मत में ही गरीबी है, पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे, इन सब के अगेंस्ट है। वो कह रहा है कि अपना भाग्य खुद लिखो, आगे बढ़ो, चलोगे तो ही तो होगा कुछ, ऐसे थोड़ी सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाएगा। जब तक अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, जब तक अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होगे, तो तुम्हें कोई कुछ देने वाला नहीं है। भाग्य के भरोसे और ईश्वर के भरोसे तो भूखे ही मरोगे, ये यहां कह रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इन्होंने क्या कह दिया कि ये तो कौन सी होगी, मेंटल स्लेवरी हो गई, मानसिक गुलामी, गुलामी तो हो गई कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, हमने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, मानसिक गुलामी, हमें तो ये भुगतना ही है, क्या करें, जैसी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी के बिना होता क्या है, ये सारी चीजें उस चीज की बात कर रहे हैं। और आगे क्या बात कर रहे हैं ये, और दूसरी गुलामी की बात कर रहे हैं, स्टेट की, फिजिकल स्लेवरी। ये स्लेवरी कौन सी है? जो सरकार बनाती है, गुलाम बनाती है, उनकी बात कर रहे हैं। उस समय ब्रिटिश राज था ना उसकी। तो इन दोनों को ही तोड़ के फेंकना है, ये कह रखा है। और आगे एक और लेटर लिखा है 1931 के अंदर, लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, उनको। तो उसमें अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन द टर्म रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड इट्स रिप्लेसमेंट विद द सोशल ऑर्डर, सोशलिस्ट ऑर्डर। सोशल ऑर्डर जो व्यापक था उस समय, जैसा था, जो भी चीज थी, सामाजिक ताना बाना था, उसको किससे रिप्लेस कर दें? सोशलिस्ट से, सामाजिकता से। वो सामाजिकता कौन सी सामाजिकता की बात कर रहे हैं? कम्युनलिज्म की, जो है सबको बराबर अधिकार मिले, प्राकृतिक रिसोर्सेज पे सबके बराबर समान अधिकार होने चाहिए, जो भी काम करे उसको उसकी मेहनत मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें जो मार्क्सिज्म के अंदर जो कर रखी हैं बातें, उनकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। द स्टेट, द गवर्नमेंट मशीनरी जस्ट ए वेपन इन द हैंड ऑफ रूलिंग क्लास टू फर्दर एंड सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट। वी वांट टू स्नैच इट एंड हैंडल इट टू यूटिलाइज इट फॉर द कंज्यूमेशन ऑफ आवर आइडियल सोशल, ये कह रहे हैं। तो ये जो है इसको हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और ये कौन सा था? ये मार्क्सिस्ट बेसिस पे था। उसके बाद आगे देखो, एक और इन्होंने लिखी है, एक आर्टिकल है, ओरिजिनल रिलीजन, फ्रीडम स्ट्रगल, पर्टिकुलरली द सोशल प्रोग्रेस इन जनरल, वी कैन सी, ये ना, द माउंटेन ऑफ रिलीजन स्टैंडिंग इन आवर पाथ, कि धर्म जो है वो आड़ की तरह खड़ा है। क्योंकि क्या था उस समय, धर्म आगे आ रहा था, कम्युनल वायलेंस हो रहे थे,
हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे और दो दो धर्म आपस में लड़ रहे थे। आपस में लड़ेंगे तो फिर यूनाइट कैसे होंगे, देश को स्वतंत्रता कैसे दिलाएंगे, जब ये आपस की लड़ाई खत्म होगी तभी। तो ये कह रहे हैं ये जो धर्म है, ये धर्म एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है, जब इसको हटा दोगे, जब आदमी सब क्या है, सब अपने आप को भारतवासी मानेंगे, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम जानेगा, सब एक झंडे के लिए एक मकसद के लिए लड़ेंगे, तो ही आज़ादी मिल पाएगी। और फिर आगे कह रहे हैं एक आर्टिकल, रिलीजन एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये भी बात कह रहे हैं, ये किस चीज़ कह रहे हैं, रिलीजन, कुरानिक वर्स एंड वैदिक मंत्रास, दो जो लड़ाई है। मुस्लिम कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। ये इससे बाहर निकलना होगा। फिर एक और आर्टिकल यहाँ है, वाई आई एम एन एथिस्ट। इसके अंदर, एनी मैन हु स्टैंड फॉर द प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज, डिसबिलीव एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड फेथ, आइटम बाई आइटम। हर चीज जो पुरानी है, हर चीज पुरानी मतलब जो पुराने विश्वास है, अंधविश्वास है, इनको तोल के परख के देखना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, इनको एज इट इज नहीं मानो, उनको पहले जांचो, देखो उनमें कितनी सत्यता है वो, ठीक है। उस सारे की बात कर रखी है। और आखिरी के अंदर ये जो लास्ट है, इसके अंदर अप्रैल में एक लेटर लिखा है इन्होंने, अप्रैल 1929, सुखदेव सिंह के नाम एक लेटर लिखा है, लव कैन एलिवेट ए ह्यूमन लाइफ। और ये कह रहे हैं कि प्यार ही बस एक जरिया है जिससे आदमी ऊंचा उठ सकता है, और उसके अलावा नहीं है। तो भगत सिंह, ये आखिर में कह रहे हैं, भगत सिंह रोट एंड वर्क एक्सटेंसिवली इन हिज शॉर्ट लाइफ राइटिंग, ये सब कुछ रिवोल्यूशनरी देन एम्प्टी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, उसकी बजाय कोई प्रोपेगेंडा और कोई ये नहीं फैलाया। तो ये जो विचारधारा थी, मात्र 23 साल के एक बच्चे के अंदर इस तरह की जो व्यापक विचारधारा है, वो किस वजह से है, वो केवल पढ़ने की वजह से, समझने की वजह से, और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी, कुछ लोगों को संग्रह करके पार्टी बना ली, उसके लिए काम कर रहे हैं, पूरा जो अपना जीवन है वो केवल एक मकसद के लिए समर्पित कर दिया, देश को आज़ाद कराने के लिए, तब ये सारी चीज़ संभव हुआ थी। उसके पीछे जब तक एक सोच, एक आइडियोलॉजी नहीं होगी, आइडियोलॉजी होती है कोई भी एक व्यक्ति है उसकी जो विचारधारा है उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो दी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस आइडियोलॉजी पे चल के ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये सारी बातें तो करने का फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मात्र 23 साल का एक बच्चा अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखता है कि देश कैसे चलेगा। वो इस चीज में नहीं थे, वो ये कहते थे आजाद होने के बाद भी तो हमें सोचना है, आजाद होने के, जब तक हम आजाद होने के बाद की प्लानिंग नहीं करेंगे फर्दर कि देश चलेगा कैसे, किस पद्धति से चलेगा, हमारे पास सिस्टम क्या होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये इतनी आगे तक भी सोच रहे थे। समझ में आ गया किस तरह की सरकार होगी, किस तरह की रूलिंग होगी, ये सारी चीजें। तो भगत सिंह एक छोटी सी आयु के अंदर इतने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, ये इस पे हम डिबेट नहीं कर रहे ये कितने सही हैं कितने गलत हैं, मार्क्सिज्म कितना सही है कितना ये है, दैट वाज हिज इनिशियल फेज ऑफ थिंकिंग। क्योंकि उस समय 1920 के अंदर मार्क्सिज्म चला था, सारे जितने कंट्रीज थे, मैक्सिमम कंट्रीज उस समय कम्युनिस्ट कंट्री थे, एक समय में 80 कंट्री ने इसको अपना लिया था। तो उस समय जिस जैसा दौर था उस तरह की बात कर रहे थे वो, बाद में हो सकता है उनके विचार भी बदलते, सारी चीजें भी होती, ठीक है। तो भगत सिंह को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए, ठीक है। उनकी जो विचारधारा है, तो मेन उनकी विचारधारा में क्या क्या है, रिकैप कर लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी बताओ, हमने पढ़ा इसमें क्या क्या निकल के आया, 4-5 पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ, बोलो पीछे से। हाँ, सबसे पहले किस चीज़ की बात करी, इक्वेलिटी की बात करी है कि जब तक समानता नहीं होगी, जब तक कानून बनाते रहो बेकार है, समानता आ जाएगी कानून की भी जरूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने किस चीज़ की बात करी है, हाँ जी, अनटचेबिलिटी की, जब तक ये अनटचेबिलिटी रहेगी, उसमें उदाहरण दिए हैं, किस किस के उदाहरण दिए हैं, शिवाजी का दिया है, गुरु गोविंद सिंह का और शिवाजी का दिया है। यदि ये इस तरह की करते तो ये इतने आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद उन्होंने फिर किस चीज की बात की है, इसके तुरंत बाद एनार्किज्म की है, पॉलिटिक्स की है कि विद्यार्थियों को
पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ये सारी बात की है। और उसके बाद पॉलिटिकल वर्कर्स कैसा होना चाहिए, न्यूज़पेपर का काम क्या है, न्यूज़ कैसी आनी चाहिए, उसका काम जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद कि धर्म क्या कर रहा है उसके ऊपर बात की है, और लास्ट में की है कि केवल प्यार से ही संसार चल सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है।